आपकी अपनी ARY टेक्निकल पाठशाला के ब्लॉग नंबर 33 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले ब्लॉग में एक नॉर्मल हीटर यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले रूम हीटर तथा कोयले से चलने वाली अंगीठी के बारे में, उसका यूज, उसके ऊपर ली जाने वाली सेफ्टी प्रिकॉशंस और साथ ही उसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस की थी। ये तो हम सब जानते हैं, समझ सकते हैं कि स्टार्टिंग में हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कुछ न कुछ चीज का यूटिलाइज करके हम उसका कुछ न कुछ सोल्यूशन निकाल लेते हैं, भले ही वो उस टाइम पे एक टेम्पररी सोल्यूशन हो, यानी हम उस टाइम पे अपना काम, अपना सोल्यूशन निकाल लेते हैं। समय के साथ साथ वहां पर उसका एक्सपीरियंस लेकर के उसमें कुछ ना कुछ सुधार करके हम उसमें एक बहुत अच्छी कंडीशन में ले आते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं ऑयल रूम हीटर की, जो कि कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एक नॉर्मल रूम हीटर की कैटेगरी में एक एडवांस वर्जन है। यानी कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जहां पर कोयले जलाकर, कोयले की अंगीठी जलाकर यानी वहां का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता था, फिर उसके बाद उसकी जगह इलेक्ट्रिक रूम हीटर ने ले ली। यानी इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बहुत टाइप के रूम हीटर मार्केट में आ गए। ये दोनों के दोनों रूम हीटर, इनके अपने अपने कुछ साइड इफेक्ट हैं जो कि काफी हमारे लिए नुकसानदायक भी साबित होते हैं। तो इन सब चीजों को वो उन सब में सुधार करते हुए आजकल जो ऑयल रूम हीटर मार्केट में आ रहे हैं वो काफी एडवांस वर्जन में, और उन दोनों टाइप के हीटर में जो साइड इफेक्ट हुआ करते थे उन सबको न्यूट्रलाइज करने में यानी कम करने में ये ऑयल रूम हीटर अपने आप में काफी सक्षम है। यानी कमरे का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये काफी सेफ भी है। पहले वाले रूम हीटर के मुकाबले में इसमें साइड इफेक्ट बहुत कम है। नाम से जाहिर है कि इसमें कहीं ना कहीं ऑयल का यूज किया जाता है। इस टाइप के ऑयल रूम हीटर को हम OFR यानी ऑयल फील्ड रेडिएटर भी कह सकते हैं। उसमें एक रेडिएटर रहता है जो कि डायथर्मिक ऑयल से भरा रहता है, यानी उसके अंदर डायथर्मिक ऑयल फिल किया जाता है। यह एक स्पेशल टाइप का ऑयल है जो कि खासकर रेडिएटर में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक रेडिएटर में यूज किया जाता है। चलता ये हीटर भी बिजली से ही है, लेकिन इसका सिस्टम, इसका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग रहता है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है और ना ही कोयले जलाने की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसके अंदर थर्मल तेल को गर्म करने के लिए तेल से भरे रेडिएटर में एक विद्युत तत्व का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक मेटल का प्रयोग करते हैं, जिसका पर्पस उस तेल को गर्म करने का हो। जैसे ही ये तत्व गर्म होता है वो उस रेडिएटर के अंदर भरे हुए ऑयल को गर्म कर देता है, यानी अपने अंदर की हीट को उस पर्टिकुलर ऑयल के अंदर ट्रांसफर कर देता है, और वो गर्म ऑयल उस रेडिएटर के चारों तरफ इधर से उधर यानी अपने अंदर ही सर्कुलेट होने लगता है। फिर वो गर्म ऑयल अपने अंदर जनरेट की हुई उस गर्मी को, उस ऊष्मा को रेडिएटर की तरफ ट्रांसफर कर देता है, उस रेडिएटर के अंदर ट्रांसफर कर देता है, यानी वो गर्म तेल उस रेडिएटर के अंदर सर्कुलेट होने लगता है, जो कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद वो वहां आसपास की हवा को गर्म करना शुरू कर देता है। आजकल कुछ ऑयल रूम हीटर में एक छोटा सा फैन भी आता है जो कि रेडिएटर के अंदर जनरेट की हुई गर्मी को कमरे के अंदर छोड़ता रहता है, जिससे कमरे का काफी एरिया
कवर हो जाता है। इस रूम हीटर का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि जैसे कि जो दूसरे रूम हीटर थे उसके अंदर एक सफोकेशन यानी वहां पर ऑक्सीजन की भी कमी हो जाती थी, यानी वो आसपास की ऑक्सीजन को भी बर्न करना शुरू कर देता था। लेकिन इस ऑयल रूम हीटर में वो प्रॉब्लम नहीं आती है, यानी ये ऑक्सीजन को बर्न नहीं करता है, वो ऑक्सीजन को एज इट इज बनाए रखता था, वो सिर्फ उसको उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करता है। सेकंड, ये यदि एक बार अपने डिफाइंड टेम्परेचर पर आ गया तो उसके बाद यदि लाइट भी चली जाए तो ये काफी देर तक बिना लाइट के भी काम करता है। यानी वो ऑयल एक जिस टेम्परेचर पे रहता है तो वो काफी हद तक बिना लाइट के भी उस कमरे के अंदर गर्मी को काफी देर तक मेंटेन कर लेता है, उस कमरे के टेम्परेचर को गर्म करके रखता है। ऑयल रूम हीटर 800 वाट से लेकर के 2500 वाट तक, बल्कि 3 किलो वाट तक के भी मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी हम अपने कमरे का साइज देखकर कि ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितने वाट का ऑयल रूम हीटर लगाना है। उनमें से हम किसी एक का चयन कर सकते हैं। जहां तक इसकी कॉस्ट की बात है तो ये अलग अलग कंपनी के लगभग 6000 से लेकर के आपको 15 से 20,000 तक की रेंज में भी मिल जाते हैं। ये सब डिपेंड करता है कंपनी और उसकी रेटिंग, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, यानी ये सब उसकी कॉस्ट उन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। ऑयल रूम हीटर में एक थर्मोस्टेट भी लगा रहता है। थर्मोस्टेट जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक किसी भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसका यूटिलाइज किया जाता है। यानी जैसे हम रूम हीटर की बात करें तो मान लिया कि मैंने अपने कमरे का टेम्परेचर 30 डिग्री टेम्परेचर पे उसको सेट कर दिया, तो वो 30 डिग्री टेम्परेचर पर आने के बाद वो ऑटोमेटिकली उसको कट ऑफ कर देगा। यानी ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी का भी पॉइंट है। यदि हम उस इलेक्ट्रिक आइटम में यदि थर्मोस्टेट नहीं लगाते हैं तो वो कंटिन्यू ऑन होता रहेगा, यानी वो बंद नहीं होगा। उस केस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा रहेगी और वो सेफ्टी के हिसाब से भी कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। ये कहीं ना कहीं एनर्जी सेविंग का भी काम करता है। जैसे ही मेरा एक डिफाइंड टेम्परेचर मीट हो जाता है तो उस टाइम पे वो सप्लाई को बंद कर देगा। इसके अंदर एक रेंज सेट कर दी जाती है कि यदि मेरा एक मैक्सिमम पॉइंट पे टेम्परेचर जाता है तो वो बंद हो जाएगा, और यदि एक मिनिमम रेंज यानी 5% के आसपास का मैं एक कट ऑफ पॉइंट रख दिया जाता है, यानी मान लिया मैंने टेम्परेचर 30 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया तो वो 30 पे आकर के वो कट ऑफ हो जाएगा, यानी वो सप्लाई को बंद कर देगा। और जैसे ही वो यदि 25 डिग्री पे आता है, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड के पास वो टेम्परेचर आता है, तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा से रूम हीटर को ऑन कर देगा। यानी वो कहीं ना कहीं ऑटो का काम भी कर रहा है। आपको मैनुअली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बंद हो जाएगा और कम होगा तो ऑन हो जाएगा। तो यदि हम कुल मिलाकर के देखें तो ये ऑयल रूम हीटर दूसरे रूम हीटर से कॉस्ट वाइज तो ज्यादा है, लेकिन उसके मुकाबले यूज करने में ये काफी सेफ है। यहां कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन भी रहती है कि इसका ऑयल हमें चेंज करने की जरूरत पड़ती रहती है या नहीं। तो यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि इसके अंदर हमें उस ऑयल को, उस थर्मल ऑयल को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ये ठीक है कि जहां भी हम ऑयल यूज करते हैं उसकी एक लाइफ होती है। यानी फॉर एग्जांपल यदि हम बाइक की बात करें तो बाइक के अंदर में भी हम जो ऑयल डाल रहे हैं, ईंधन के रूप में जो ऑयल डाल रहे हैं, तो वो साथ की साथ खत्म होता रहता है और हमें पर्टिकुलर टाइम के बाद दोबारा से जरूरत पड़ती है। इसी तरह इंजन ऑयल को भी हमें
एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे भी चेंज करने की जरूरत पड़ती रहती है। लेकिन इस ऑयल रूम हीटर में ऐसा नहीं है, आपको उसके अंदर ऑयल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई साल तक हम इस ऑयल रूम हीटर का एज इट इज यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे भी ये सीजनली यूज होने वाली आइटम है, यानी यदि हम 12 महीने में बात करें तो इसका यूटिलाइज 3 से 4 महीने मैक्सिमम यूज किया जाता है। बाकी का सारा टाइम ये एज इट इज रखा रहेगा। बस हमें इसके यूटिलाइज करने के बाद, यानी इसका सीजन खत्म होने के बाद इसे सही तरीके से पैकिंग करके रखने की जरूरत पड़ती है। आज हम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, चलते चलते हम यहाँ पर एक बात और करेंगे कि जितनी भी सीजनली यूज होने वाली इलेक्ट्रिकल आइटम होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट होते हैं, उन्हें हमें जब भी हम इनको सीजनली यूज करने के बाद बंद करते हैं यानी पैक करके रखते हैं, तो उस टाइम पे यदि हमें हो सके तो हमें इनको ऐसे पैक करके रखना चाहिए कि इनके अंदर कम से कम नमी ना जाए, इनके अंदर कहीं ना कहीं बाहर के एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। खासकर जिन इक्विपमेंट के अंदर बाइंडिंग की हुई होती है, उन सब चीजों पर, उन सब आइटम पर हमें इस टाइप का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। यदि हम एवरेज टाइम देखें तो ये ज्यादा टाइम डमी पड़ी रहती है। और यहां समझने की बात यह है कि जब भी नेक्स्ट सीजन में हम इसका दोबारा से यूटिलाइज करते हैं तो उस टाइम पर इस टाइप की चीजों में प्रॉब्लम ज्यादा आने की संभावना रहती है। यानी यहां कहने का मतलब है कि जब भी हम सीजन के एंड में इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को बंद करके रखते हैं तो उस समय हमें इन सब चीजों को सही से पैक करके रखने की जरूरत होती है, ताकि हम अगले सीजन में इन्हें दोबारा से एज इट इज यूज कर सकें, सही तरीके से चला सकें। यानी पॉसिबल हो तो इन्हें इस टाइप से पैक करने की जरूरत होती है कि इनके ऊपर बाहर के टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। खासकर जो बाइंडिंग वाला पोर्शन होता है उसे हमें सही तरीके से पैक करके रखने की जरूरत होती है। यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जब भी हम सीजनली यानी सीजन के स्टार्टिंग में इसका दोबारा से यूटिलाइज करते हैं तो हमें उस टाइम पर उसके सारे के सारे कॉन्टैक्ट कनेक्शन प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेने चाहिए। और यदि पॉसिबल हो तो हमें जो मूवमेंट वाली चीज है, फॉर एग्जांपल यदि मैं पंखे की बात करूं तो उस पंखे को हमें मैनुअली मूव करने की जरूरत होती है। नॉर्मली जब कोई चीज एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पड़ी रहती है, यानी 5-6 महीने वो एक पोजीशन पे खड़ी है, तो वहां पर वो मॉइस्चर या किसी भी वजह से उसके अंदर जो टेक्निकल पार्ट हैं, जो टेक्निकली पार्ट हैं, यानी मोटर के अंदर जो रोटेटर और शाफ्ट और वो आपस में जो उसका कांटेक्ट की बात है, तो एक जगह वो अपने आप में फिक्स हो गए होते हैं। तो हमें उसे वहां से उस पर्टिकुलर पोजीशन से हमें उसको हल्का सा हिलाने की जरूरत होती है, उसे हल्का सा वो पोजीशन से हटाने की जरूरत होती है, मूव करने की जरूरत होती है। नहीं तो नॉर्मली क्या है कि जैसे ही हम उसको सप्लाई को ऑन करेंगे, सप्लाई ऑन होने के साथ ही जैसे ही वो मोटर चलने के लिए कोशिश करेगी, तो यदि वो किसी वजह से वहां चिपक गई है, यानी उसके अंदर कहीं मॉइस्चर वगैरह या कुछ आ गया है, तो वो बाइंडिंग के जलने के पूरे पूरे आसार होते हैं। और आपने ये जरूर जज किया होगा कि इस टाइप की चीजें जब हम सीजनली स्टार्टिंग में उसे ऑन करने के लिए स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे बहुत सारी चीजें हमारी ब्रेकडाउन में आ जाती हैं। तो यदि हम उसको थोड़ा सा अपने हाथों से हल्का सा मूव कर लेंगे तो हम उस टाइप की परेशानी से बच सकते हैं। मैंने खुद अपने घर में देखा है कि कई बार सीजनली मैंने जैसे ही उस पंखे को ऑन किया है तो वो पंखा एकदम
धुआं दे देगा। यानी वो चलने की कोशिश तो करेगा लेकिन सही तरीके से नहीं चलेगा। यहाँ बात पंखे की नहीं है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट वाली कोई चीज है तो हमें उसे एक बार मैनुअली मूव करके जरूर रखना है, ताकि हम जब उसको चलाएं तो वो कम से कम उस पर्टिकुलर चिपकी हुई पोजीशन को वहां से छोड़ दे। इसमें ब्रेकडाउन आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और ये एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। यदि मैं 10 पंखों की बात करूंगा या 10 मूवमेंट वाली मशीनों की बात करूंगा तो उसमें से एक आधी मशीन में इस टाइप की प्रॉब्लम आने के स्कोप होते हैं। यानी हम इसको प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, बस हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है। यानी हम जब पैक करें तो सही तरीके से पैक करें, और जब हम इसको चलाएं यानी सीजन के स्टार्टिंग में जब चलाएं तो हम इसको एक बारी मैनुअली घुमाने के बाद फिर हम उसको सप्लाई दें तो उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसी के साथ हम आज का ब्लॉग बंद करते हैं और अगले ब्लॉग से हम कम्युनिकेशन सिस्टम यानी मीडिया के ऊपर डिस्कस करेंगे। उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। उन सब चीजों का एक वर्किंग प्रोसीजर क्या है, उसका एक मेथड क्या है, उसका सिस्टम क्या है, उन सब चीजों को हम थ्योरिकली समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज हम कम्युनिकेशन सिस्टम में इतने एडवांस हैं, यानी इतना कुछ हमारे पास इतनी जल्दी कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या हम अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी बहुत लोगों तक पहुंचा देते हैं। उन सब चीजों के पीछे क्या सिस्टम है, वो कैसे काम करते हैं, यानी वो सिग्नल हमारे तक कैसे पहुंचता है, उन सब पॉइंट पर डिस्कस, उन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।